वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही खूबसूरत मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मल्हार। स्पेशली मुझे मूवी का एंडिंग बहुत ही हार्ट टचिंग लगा। क्लाइमैक्स में कुछ लाइंस सुनने को मिलती है जो सच में दिल को छू जाती है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जावेद नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है। जावेद का फादर कब्र खोदने का काम करते रहता है, इसी से इनका गुजारा चलते रहता है। और इसी तरह जब जब जावेद अपने फादर के कामों में हाथ भी बटाते रहता है, तभी जावेद के पास भैरव नाम का एक और बच्चा आता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, एक ही साथ स्कूल जाते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भैरव थोड़ा बहरा होता है, इसकी कान में मशीन लगी होती है। खैर दूसरे सीन में केसर नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। इसके हस्बैंड का नाम होता है लक्ष्मण, जो इस गांव के सरपंच का बेटा होता है। लक्ष्मण की दादी और उसके माँ बाप हमेशा केसर को लान तान करते रहते हैं, क्योंकि शादी हुए ऑलमोस्ट 2 या 3 साल हो चुके होते हैं। अभी भी केसर ने खुशखबरी नहीं सुनाई, तो सारा ब्लेम केसर पर ही करते रहते हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद जावेद और भैरव केसर की छोटी सी दुकान के पास आते रहते हैं। केसर के साथ बैठकर खूब सारी बातें करते रहते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ। जावेद के पास एक गधा होता है, इसी गधे के ऊपर बैठकर जावेद और भैरव स्कूल जाते आते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो जावेद और भैरव को देखकर इन दोनों से छेड़खानी करने लगते हैं, स्पेशली जावेद से। ये देखकर भैरव उन लड़कों से लड़ने झगड़ने लगता है, जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। मतलब इस तरह से जावेद और भैरव एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। जावेद की बहन का नाम होता है जास्मिन, जो कॉलेज की पढ़ाई करती रहती है और उसी तरह शाम के वक्त गाँव के बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाती रहती है। एक दिन जावेद और भैरव तालाब के पास जाकर स्विमिंग करते रहते हैं। सो इसी दरमियान में भैरव के कान में जो मशीन होती है वो उस तालाब के अंदर गिर जाती है। जब ये बात जावेद को बताता है तो जावेद फटाफट से उस तालाब में कूदकर उस मशीन को ढूंढने लगता है। बहुत देर पानी में तलाश करने के बाद फाइनली भैरव की मशीन मिल ही जाती है। भैरव बहुत खुश होने लगता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से ये मशीन काम नहीं कर रही होती। भैरव को कुछ भी सुनाई नहीं देता। घर आने के बाद भैरव यही बात अपने माँ बाप से कहने से डरते रहता है और इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। बस गुमसुम सा बैठा रहता है, ना किसी से बात करता, ना खेलता कूदता। खैर दूसरे दिन जावेद का फादर जावेद को उसकी नींद से जगाने लगता है। फटाफट से डेयरी के पास जाकर दूध लाने के लिए कहता है। तभी जास्मिन अपने पापा के पास आकर कहने लगती है, अरे अब्बू जावेद को सोने दीजिए, और वैसे भी मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही हूँ किताब देने के लिए, मैं ला दूंगी। दूसरी तरफ मोहन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। तो एक्चुअली गाँव की कुछ औरतें हैंडक्राफ्ट का काम करते रहते हैं और इन चीजों को मोहन बाजार में ले जाकर अंग्रेज लोगों को सेल करते रहता है। जो भी फायदा आता मोहन इन सारी औरतों में बांटते रहता है। मोहन को भी कुछ कमीशन मिलते रहता है। और एक और बात यह है कि मोहन केसर को लाइक करते रहता है। दूसरी तरफ जास्मिन का फादर अपनी छोटी बेटी को जास्मिन के साथ भेजने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद जास्मिन अपनी छोटी बहन से कहने लगती है कि बेटा तुम यहाँ से अपने फ्रेंड के पास चली जाओ, मैंने सुना है कि उसने एक बहुत ही अच्छी सी डॉल खरीदी, गुड़िया खरीदी। इस तरह से लालच दिखाने पर वो छोटी बच्ची अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। जास्मिन अकेले ही डेयरी के पास आती है राशन लेने के लिए। और सीक्रेट बात यह है कि इस डेयरी में जतिन नाम का एक लड़का रहता है। इन दोनों के बीच कुछ मुची होती रहती है। जतिन शहर में किसी कंपनी में काम करते रहता है। जब भी इसको छुट्टियां मिलती ये अपने गाँव आते रहता है। ये जानकर जास्मिन जतिन को देखने के लिए उसके घर के पास जाती आती रहती है। इस तरफ भैरव के माँ बाप यही सोचने लगते हैं कि कुछ दिनों से भैरव चुपचाप सा है। भैरव की माँ भैरव के पापा से पूछने लगती है क्या आपने भैरव को डांटा? वो कहने लगता है नहीं। बाद में जब जावेद और भैरव स्कूल जा रहे होते हैं, भैरव जावेद से यही कहने लगता है, अरे यार जावेद इस मिशन का कुछ करना पड़ेगा, तुमको पता नहीं हर रोज मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। जावेद भी कहने लगता है कि कल रात से मैंने भी अपने कानों में रुई ठोस कर रखा, मुझे भी कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ भैरव। इस तरह से जावेद इशारों इशारों में भैरव को समझाते रहता है। क्लास में भी भैरव को बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, इसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता। हमेशा जावेद भैरव को समझाते रहता है। इसी दरमियान में जावेद भैरव के लिए एक आइडिया ढूंढ निकालता है। कहने लगता है कि भैरव तुम लोगों के होठों को देखो, गेस करो कि वो लोग कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जावेद का आइडिया अच्छा है समझकर भैरव उसी को फॉलो करने लगता है। उसके बाद केसर का ससुर केसर के फादर को कॉल करके अपने घर पर बुलाने लगता है, केसर के बारे में कुछ बात करने के लिए कि केसर ने अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो लक्ष्मण की दूसरी शादी करवा देंगे। खैर दूसरे दिन गांव में एक बंदा अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर फोन में किसी से बात कर रहा होता है। तो इस बंदे को देखकर जावेद यही सोच रहा होता है कि ये मशीन तो भैरव के कान में की मशीन जैसी ही है।
उस बंदे से पूछने लगता है कि भैया ये मशीन कहाँ पर मिलेगी। वो बंदा कहने लगता है कि ये तो सेंधवा से लिया मैंने। इस मशीन से सब कुछ सुनाई देता है। मतलब जावेद यही समझ रहा होता है कि ये बंदा भी बहरा है, इसलिए अपने कान में मशीन लगाई। इस तरफ भैरव अपने दादाजी के पास बैठकर संगीत सीख रहा होता है। अब ऑफ कोर्स इस बेवड़े को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता, गलत तरीके से गाते रहता है। इसका दादा हमेशा इसको डांटते रहता है कि भैरव आज तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तभी वहाँ पर जावेद आकर भैरव को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। मतलब बहाना बताने लगता है कि स्कूल मास्टर जी ने तुमको बुलाया। उसके बाद जावेद भैरव से उस बंदे और उस मशीन के बारे में बताने लगता है कि आज मैंने एक बंदे को देखा जो कान में एक मशीन लगाई थी, सेम तुम्हारी तरह। उसको तो साफ तरीके से सुनाई दे रहा था। मैंने पूछ लिया सेंधवा में मिलती है वो मशीन। भैरव पूछने लगता है तो हम दोनों सेंधवा कैसे जाएंगे, और जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। सो उसी रात भैरव अपने उंगली को झूठी मरहम पट्टी करके अपने बड़े भाई के पास जाता है। कहने लगता है कि इसका होमवर्क करके दे। और भैरव ने जानबूझकर अपने कॉपी में सेंधवा के ही क्वेश्चंस लिखा होता है, जैसा सेंधवा कैसे पहुंचते हैं, सेंधवा जाने के लिए कितना खर्चा आएगा, कहां से बस पकड़नी है। तो भैरव का भाई शौक में रह जाता है कि आजकल स्कूल में ऐसे भी सवाल पूछने लगे। खैर जो भी हो आंसर्स लिख के दे देता है। सो दूसरे दिन भैरव वही कॉपी जावेद को लाकर दिखाने लगता है कि सेंधवा इतने किलोमीटर की दूरी पर है, इसको यहाँ से बस पकड़नी है, इतना टिकट का खर्चा है, सब कुछ लिखा होता है इसमें। दूसरी तरफ लक्ष्मण की आंटी की मौत हो चुकी होती है, जिसकी वजह से लक्ष्मण अपनी बाइक में दूसरे गाँव पर जाने लगता है। तभी कुछ गाँव वाले लक्ष्मण को देखकर इसका हालचाल पूछने लगते हैं। और इसी दरमियान में एक बंदा लक्ष्मण को एक डॉक्टर के बारे में बताने लगता है कि आप भाभी को लेकर मतलब केसर को लेकर इस डॉक्टर के पास जाइए, बहुत अच्छे से इलाज करता है वो। लेकिन लक्ष्मण इनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, बस मायूस भरा चेहरा लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जावेद और भैरव अपने क्लास के एक लड़के के पास आकर इसके हाथों से एक लेटर लिखवाने लगते हैं, और वो भी लव लेटर। मतलब ये लड़का किसी लड़की को ताड़ते रहता है, ये ऑब्जर्व करके जावेद ये प्लान करता है। ये लव लेटर लिखने के बाद उस लेटर को छीनकर जावेद और भैरव उस लड़के को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि फटाफट से हमको 30 रुपए दे दो, वरना ये खत मास्टर जी को दे देंगे। वो लड़का कहने लगता है कि प्लीज जावेद ऐसा मत करो, घर पे आ जाओ, मैं तुमको दे दूंगा। तो उसी तरह से स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों उस लड़के के घर पर जाने के बाद वो लड़का इन दोनों को कुछ पैसे दे देता है। सुबह होने के बाद ये दोनों अपने गधे को किसी जगह पर बांधकर बस स्टॉप पर जाते हैं सेंधवा की बस पकड़ने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो बस आती है, लेकिन बस में का कंडक्टर जावेद को पहचान लेता है। अरे तुम तो परवेज के बेटे हो ना, कहाँ पर जा रहे हो। जावेद बहाना बनाने लगता है कि मैं तो अपने अब्बू के काम से ही जा रहा हूँ, कुछ सामान लाने के लिए सेंधवा। अब ये दोनों बच्चे पहली बार बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों सेंधवा पहुँच जाते हैं। दर बदर भटकते रहते हैं कि मोबाइल की शॉप कहाँ पर है, वो मशीन कहाँ पर मिलेगी। फाइनली इन दोनों को एक मोबाइल की शॉप मिल ही जाती है, वहाँ पर ब्लूटूथ का डिवाइस लगा होता है। तो जावेद भैरव की मशीन दिखाकर इसको ठीक करने के लिए कहता है। तो दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि बेटा ये मशीन यहाँ पर ठीक नहीं होती, इसको तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इस तरह से वो दुकान वाला बंदा इन दोनों को सब कुछ समझाने लगता है। सो बाद में ये दोनों उस मशीन को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब ये मशीन पानी में गिर गई, खराब हो गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हो। डॉक्टर चेक करके कहने लगता है अरे नहीं बेटा, ये मशीन तो अब कुछ काम की नहीं रही, नई लेनी पड़ेगी। जावेद पूछने लगता है कि नहीं कितने में आएगी। डॉक्टर कहने लगता है 1500 रुपए में। जावेद पूछने लगता है ये 1500 कितने होते हैं। डॉक्टर कहने लगता है 100 के नोट 15। अब ये भैरव तो बहरा होता है ना। क्लिनिक से बाहर आने के बाद जावेद इशारों से भैरव को सब कुछ समझाने लगता है। भैरव शॉक में रह जाता है कि इतने सारे पैसे हमारे पास कैसे आएंगे। इसी दरमियान में इन दोनों को जास्मिन और जतिन नजर आते हैं। जास्मिन इन दोनों को देखकर शॉक में रह जाती है। मतलब जास्मिन और जतिन सेंधवा आए होते हैं घूमने के लिए। अब इन दोनों का मुंह चुप कराने के लिए इनको एक छोटे से होटल पर ले जाते हैं, पेट भर खिलाने लगते हैं। जास्मिन डरती रहती है कि जावेद घर पर जाकर इसके अब्बू से ये बात कह दी तो। जतिन इस मामले को संभालने लगता है। इस तरह से इन चारों के बीच एक डीलिंग होती है, वो ये है कि जावेद और भैरव घर पर जाकर इन दोनों के बारे में नहीं बताएंगे, और इसी तरह जास्मिन अपने घर पर जाकर जावेद के बारे में नहीं बताएगी। इसी में जावेद और भैरव अपने कान की मशीन के बारे में बताने लगते हैं कि ये दोनों यहाँ पर इसलिए आए थे। खैर रात होने के बाद मोहन केसर के घर के पास आता है कुछ हिसाब किताब करने के लिए। केसर कहने लगती है कि आपके हिसाब में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आप थोड़ा आधी रात को आइए, हम सारा बैलेंस क्लियर कर देंगे। मतलब इस तरह से केसर मोहन को हिंट देने लगती है कि आधी रात को इसके घर पर आ जाए।
एट द सेम टाइम दूसरी तरफ भैरव चुपचाप अपने दादाजी के बगल में आकर सो जाता है ताकि इसके घर वालों को कुछ ना पता चले। तो थोड़ी देर के बाद भैरव के माँ बाप भैरव को देखकर तसल्ली लेने लगते हैं। दूसरी तरफ जावेद और जास्मिन वापस अपने घर पर आते हैं और इनके अब्बू इनको ना डांटे, इसीलिए जास्मिन एक जबरदस्त प्लान बनाने लगती है। अपने पिताजी से कहने लगती है कि जावेद कहीं दूसरी जगह पर था, इसको ढूंढने में ही मुझे टाइम लग गया। इस तरह से जानबूझकर इसको डांट डपटने लगती है। बाद में जास्मिन अपने भाई जावेद को सॉरी भी बोल देती है। उसके बाद आधी रात को मोहन केसर के घर पर आता है। केसर इसको अपने कमरे में ले जाने के बाद इन दोनों के बीच कांडवान होने लगता है। सुबह होने के बाद जावेद का फादर थोड़ा बहुत परेशान सा रहता है कि कुछ दिनों से इसको काम नहीं मिला और ऊपर से घर में राशन खत्म हो रहा है। सोचने लगता है कि कुछ दूसरे काम को ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ जावेद और भैरव मंदिर के पास बैठकर यही सोचते रहते हैं कि 1500 रुपए कैसे जमा होंगे। तो तभी भैरव जावेद को मंदिर में ले जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान जी, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्लीज आप 1500 रुपए एडजस्ट करवा दो ना। जावेद पूछने लगता है, क्या तुम्हारा भगवान मेरी भी सुनेगा? भैरव कहने लगता है कि भगवान एक ही होता है, वो सबकी सुनता है। इस तरह से जावेद भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है और उसी तरह अपने घर की हालत के बारे में भी बताने लगता है कि भगवान जी, कि मेरे अब्बा को अच्छा सा काम दिलवा दीजिए, घर में थोड़ी तंगी चल रही है। दूसरी तरफ जतिन को जब भी टाइम मिलता वो अपने गांव पर आता है और स्पेशली जास्मिन से मिलने के लिए। इन दोनों ने एक दीवार को छेद करके रखा होता है, यहीं पर इन दोनों की मुलाकातें होती रहती है। और इसी तरह यहाँ पर जास्मिन अपने आगे के फ्यूचर के बारे में डरती रहती है कि दूर से तो प्यार अच्छा ही लगता है, लेकिन क्या यह सोसाइटी, हमारे घर वाले हमारे प्यार को समझ पाएंगे? जतिन जास्मिन को हौसला देते रहता है, क्या फिक्र मत करिए जास्मिन, हमेशा हम आपके साथ है। इस तरह से इन दोनों की लव स्टोरी अच्छी खासी चलती रहती है, बाहर मुलाकात करते रहते हैं। खैर एक दिन जावेद और भैरव राशन लेने के लिए डेयरी पर आते हैं। उसी जगह पर ये दोनों पैसों के बक्से को देखते हैं तो उस बक्से में से हल्के से 50 की नोट चुरा लेते हैं। बाद में गांव में एक मेला लगने लगता है। उस मेले में जाकर अपना डांस परफॉर्मेंस करते हुए, कुछ चीजों को बेचते हुए और भी कुछ पैसे जमा करते रहते हैं। एक दिन गांव का एक बंदा जास्मिन और जतिन को एक साथ देखकर सरपंच और जतिन के फादर के पास आकर यही बात सुनाने लगता है कि शहर में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे थे। सो गांव का सरपंच जावेद के फादर को बुलाकर जास्मिन और जतिन के बारे में सुनाने लगता है कि तुम अपनी बेटी को हद में रखो, वो कुछ हद से ज्यादा ही जा रही है। तुम्हारी बिरादरी क्या है और हमारी क्या है? तुम्हारी बेटी जतिन पर डोरे डालने लगी। तो ये सुनने के बाद जास्मिन का फादर गुस्से में आकर फटाफट से अपने घर पर आकर जास्मिन को बहुत मारने पीटने लगता है। अपनी वाइफ को भी इसके कारनामे के बारे में सुनाने लगता है कि जास्मिन को इन्होंने छूट दी और ये बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ा रही है। फटाफट से इसकी शादी तय करने की बात करता है और इसी तरह से आज के बाद से कॉलेज जाना बंद। दूसरी तरफ केसर का फादर केसर के ससुराल पर आता है क्योंकि केसर के ससुर ने बुलाया था ना कॉल करके। कहने लगता है कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, शादी हुए इतने साल हुए और अभी तक आपकी बेटी ने हमको खुशखबरी नहीं सुनाई। केसर का फादर सरपंच से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप ऐसा मत करिए प्लीज। इसी बातों ही बातों में केसर वॉमिटिंग्स करने लगती है। ये देखकर केसर की सास केसर के पास आकर इसके हाल के बारे में पता कर लेती है। फटाफट से केसर के ससुर के पास आकर ये कहने लगती है कि केसर प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद केसर के ससुराल वाले बहुत खुश होने लगते हैं और केसर का ससुर तो झटके से पलटी मार लेता है। कहने लगता है, अरे केसर जैसी भी हो हमारे घर की बहू है, हमारी बेटी जैसी है, हम उसको कहीं पर नहीं जाने देंगे और इसी तरह हम लक्ष्मण की दूसरी शादी भी नहीं करवाएंगे। केसर अब हमारे घर में ही रहेगी, बस बात खत्म, आप खाना खाकर जाइए। बाद में लक्ष्मण की माँ लक्ष्मण को कॉल करके यही खुशखबरी सुनाने लगती है कि तुम बाप बनने वाले हो। अब ये बंदा तो शौक में रह जाता है कि मैंने बंदूक चलाई ही नहीं तो गोली कहाँ से निकली। इस तरफ जावेद और भैरव पैसे कमाने के लिए घर घर जाकर मुर्गियों के अंडों को चुराते रहते हैं। धीरे धीरे इनके पास पैसे जमा भी होते रहते हैं और भैरव ये सारे पैसे अपने दादा के हारमोनी में छुपाते रहता है। और फाइनली इन दोनों को 200 रुपए चाहिए होता है 1500 रुपए पूरे होने के लिए। अब इसी दरमियान में जास्मिन की शादी भी तय हो चुकी होती है। लड़के वाले इसको देखने के लिए आ रहे होते हैं। जास्मिन अपने मम्मी पापा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि अब्बू मुझे ये शादी नहीं करनी, आप कहो तो कॉलेज नहीं जाऊंगी, प्लीज अब्बू, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी तरीके से जीने का हक है। लेकिन अफसोस नो यूज। इस तरफ मोहन केसर के पास आकर अजवल से बात करने की कोशिश करने लगता है, वही प्यार भरी बातें, लेकिन शॉकिंगली केसर मोहन को ठुकराने लगती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि केसर ने मोहन का इस्तेमाल किया ताकि केसर मोहन के जरिए से माँ बन पाए, लक्ष्मण पर कोई भी धब्बा ना आए।
तो जब मोहन दोबारा केसर से प्यार से बात करने की कोशिश करने लगता है तो केसर मोहन को ब्लैकमेल करने लगती है कि मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा कर दूंगी। तभी वहाँ पर लक्ष्मण आने की वजह से मोहन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। मोहन को यहाँ पर देखकर लक्ष्मण समझ जाता है कि केसर माँ बनने की वजह मोहन है। केसर को समझाने लगता है कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपको खुश नहीं रख पाए, अगर आप चाहो तो मोहन के साथ जा सकते हो। केसर कहने लगती है लेकिन वो आप जैसा प्यार नहीं करता। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब केसर और लक्ष्मण की शादी हुई थी तो पहली रात से ही लक्ष्मण केसर से बात नहीं की। जब भी केसर लक्ष्मण के करीब आती लक्ष्मण दूर जाते रहता। एक दिन जब इसकी वजह पूछी तो लक्ष्मण ने केसर से अपना सच बताया कि इसके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है, ना औरत को देखकर आती है ना मर्द को देखकर आती है, हमें माफ कर दीजिए। और इसकी सच्चाई बाहर ना रखे लक्ष्मण केसर के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। इसलिए केसर अपने ससुराल में चुपचाप पड़ी रहती है। लेकिन लक्ष्मण केसर से बहुत प्यार करते रहता है कि केसर ने लक्ष्मण का सच सारे लोगों से छुपाया। इस तरह से फाइनली इन दोनों के बीच अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लक्ष्मण केसर को माफ कर देता है और उसी तरह केसर भी। दूसरी तरफ जतिन को जास्मिन के बारे में पता चलता है कि जास्मिन की शादी होने वाली है। खैर सुबह होने के बाद जब भैरव अपनी नींद से जागता है तो इसकी कान की मशीन ठीक हो चुकी होती है। इसको सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा होता है। ये शॉक में रह जाता है कि अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया। बाद में पता चलता है कि भैरव के पिताजी को ऑलरेडी पता लग गया था कि इसकी कान की मशीन खराब हो चुकी है, इसलिए इसको नई वाली लाकर देता है। रात में ही भैरव यही खुशखबरी सुनाने के लिए फटाफट से जावेद के घर के पास जाता है। पता चलता है कि जावेद कब्रिस्तान में मौजूद है, अपने पापा के साथ गया है। सो भैरव फटाफट से जावेद के पास जाकर यही खुशखबरी सुनाने लगता है कि मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जास्मिन की मौत हो चुकी होती है। उसकी कब्र के पास जतिन बैठा होता है। मरने से पहले जास्मिन जतिन के लिए एक खत छोड़कर जाती है। इस लेटर में कुछ ऐसा लिखा होता है, कहते हैं जब मंजिल का पता ना हो तो रास्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हम उस रास्ते पर लगे हुए बाजार की ओर गए थे जतिन, जहाँ पर लिखा था यहाँ पर हर मर्ज की दवा मिलती है। हमने एक दुकान से हमारी मोहब्बत का नुस्खा मांग लिया तो सबने अपने दवा खाना ही बंद कर लिया। शायद जो इश्क मुकम्मल हो उसे इश्क ही नहीं कहते, और जो इश्क में फना ना हो उसे आशिक नहीं कहते। और कोई माने या ना माने, हम आपके सच्चे आशिक थे जतिन, बस हमारी मंजिल ने धोखा दे दिया। हमें अपने अब्बू से कोई भी शिकायत नहीं है क्योंकि वो अपने रास्ते पर सही थे और हम अपने रास्ते पर। गलत तो वक्त था और वक्त से कोई भी नहीं जीत सकता। इस किताब की आखिरी पन्नों में कुछ पैसे रखे हैं, वो पैसे भैरव को दे देना। लोग कहते हैं हमारे बीच एक लकीर है, उसी को मजहब कहते हैं। लेकिन आप देखना जतिन, अगले जन्म में हम इस लकीर को मिटा देंगे और आप बस हौसला रखना। और हाँ, इस किताब में एक मोर का पंख है। इस पंख को ना मंदिर में रखना ना मस्जिद में, बस मेरे कब्र में ही दफन कर देना। शायद आगे जाकर ये भरपूर से उभरे कयामत तक। इसी लाइनों के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।